तो कुछ प्रेशर के साथ शुरुआत की थी कि किसी शौक के साथ शुरुआत की थी कि नहीं मेरे को सिलेक्शन लेना है? जब आप घर में बड़े होते हैं ना तो आपके दिमाग में वो बात होती है कि पापा के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में मैंने देखा कि पापा की 1-2 बार जॉब छूटी, उन्होंने दूसरी जॉब ली। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जिंदगी का भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि यस अगर सर, ये नहीं बिल्कुल। हुआ तो ये सही, ये नहीं हुआ तो ये सही। अपने पास रास्ते खुले होने चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आपको कौन सी पोस्ट मिली, आपके कितने मार्क्स हैं, आप और मुझे पोस्ट मिली है PA ऐसे। अब सेलेक्टेड है तो आपको अच्छा लग रहा है कि अब कोई ये कहने वाला नहीं है कि क्या करोगे जिंदगी में? एक टाइम पे तो वो लोग ये बोलने लगते हैं कि अब कौन सा एग्जाम है तुम्हारा, अब कौन सा एग्जाम देने आ गए हो तुम, क्या तुमसे कोई एग्जाम ही देते रहोगे या कहीं तुम्हारी जॉब भी लगेगी। उल्टी किताबें पढ़ रहे हो जिंदगी में। बिल्कुल सर, ये वाला फेज जरूर आता है सबकी लाइफ में। कहते हैं कि होके यू मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, और ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, ये जिंदगी की राह है मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही सही मगर आगे निकलते रहिए। दोस्तों, ये जिंदगी है, हर समय हमारे पास कुछ ना कुछ नए फलसफे होते हैं जिनको हम जीते हैं, और हमारे पास जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें खुद को ये प्रूफ करना होता है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, और हमने अगर जन्म लिया है तो हमें कुछ कर दिखाना है। तो दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 आपको हर समय इस बात के लिए तैयार करता है कि अगर आप में कोई चाहत है और आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हम हर समय आपके साथ हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक फलसफे में हमारे साथ जुड़ रही हैं जानवी शर्मा। और जानवी शर्मा एक ऐसी कैंडिडेट हैं जिनकी कहानी कुछ इतनी दिलचस्प है कि जिसे आप सुनने के बाद कहीं ना कहीं प्रोत्साहित ही नहीं, आप खुद कह देंगे इस वीडियो को देखते देखते कि नहीं सर, मुझे भी सिलेक्शन पाना है। और पता नहीं ये लोग कहां से कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम कुछ नहीं पा सकते, ये दुनिया को कहने दो, मैं सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। तो आइए लेकर चलते हैं आपको जानवी शर्मा जी के साथ, इनके इस पूरे जीवन के फलसफे में कि कैसा रहा इनका फाइनली सिलेक्शन का जो रास्ता था वो कैसा रहा, कि क्या क्या परेशानियां आई, क्या कुछ हुआ। तो ये सब कुछ जानेंगे जानवी शर्मा जी से। हेलो मैम। हेलो सर। तो कैसा रहा सिलेक्शन आपका हुआ, और अभी आप हमारे सामने बैठे हैं, तो पहले आप सारे बच्चों को ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मेरा नाम जहानवी शर्मा है और मैं शामली से बिलोंग करती हूँ। शामली यूपी स्टेट में मुजफ्फरनगर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। अच्छा कंपनी नोएडा बेस्ड है, उसमें वो अकाउंटेंट है। अच्छा। कितने भाई बहन हैं आप? सर, हम 3 भाई बहन हैं, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे 2 अच्छा। छोटे भाई हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने, आपने इसके पहले भी कई एग्जाम्स दिए होंगे? यस सर, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। ये मेरा CGL में 3rd अटैम्प्ट था। इससे पहले CHSL भी मैंने दिया है, और इसके पहले यूपी स्टेट का जो UPSI एग्ज़ाम हुआ था सर, वो भी मैंने दिया था। अच्छा अच्छा। ऐसा तो होता ही होगा ना, जैसे जैसे सारे बच्चे जो हमें इस समय सुन रहे हैं उनके साथ भी होता है कि वो जब प्रिपरेशन करने बैठते हैं और जब एग्जाम एकदम शुरुआती दौर होता है, जब आपने एकदम शुरुआत की थी तैयारी करने की कि नहीं मुझे भी जॉब लेना है, जैसे सारे माँ बाप की ये चाहत होती है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में हो, तो कुछ प्रेशर के साथ शुरुआत की थी कि किसी शौक के साथ शुरुआत की थी कि नहीं मेरे को सिलेक्शन लेना है? सर, प्रेशर के साथ तो नहीं, पर एक जब आप घर में बड़े होते हैं ना तो आपके दिमाग में वो बात होती है कि पापा के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर प्राइवेट जॉब में इतना कुछ अच्छा सैलरी पैकेज नहीं होता है, तो उसके साथ मैनेज करना, भाई की पढ़ाई और खुद की स्टडी मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में आपको सबसे दिखता है कि हाँ, सरकारी नौकरी अगर लग जाएगी तो जॉब स्टेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि बचपन में मैंने देखा कि पापा की 1-2 बार जॉब छूटी, उन्होंने दूसरी जॉब ली, तो वो जो होता है वो अनस्टेबलनेस आ जाती है, वो मुझे नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में। आई ऑलवेज वांटेड स्टेबिलिटी, सो आई मूव टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब फील्ड। अच्छा, तो अच्छा, आप लोगों ने जब भी प्रिपरेशन करने आप लोग शुरू करते हो, जैसे मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि सर अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं हायर एजुकेशन नहीं करूँगा, अब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन कर सकूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL एग्जाम हो, या मैंने 12th पास कर लिया तो CHSL एग्जाम हो, मैं इन पे फोकस करूंगा। तो आप ये बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो लोग अभी प्रिपरेशन के दौर पे हैं, कि उन्हें अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर आपने क्या किया, आपने अभी हायर एजुकेशन में क्या किया? सर, मैंने पहले जब ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाऊं, लेकिन मैंने कुछ लोग का एक्सपीरियंस देखा कि करते करते 5-6 साल हो गए हैं, नहीं निकल रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि ये फेज़ में तो मुझे बिल्कुल नहीं आना, मुझे अपनी हायर एजुकेशन कर लेनी चाहिए।
तो इसीलिए मैंने मास्टर्स करी फिजिक्स में, एंड देन उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली, ताकि मेरे पास ऑप्शंस रहें। अगर मैं इसमें कुछ ना कर पाऊँ तो कम से कम मैं किसी और चीज़ में तो कुछ कर लूँ। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जिंदगी का भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि Yes, अगर sir, ये नहीं बिल्कुल। हुआ तो ये सही, ये नहीं हुआ तो ये सही। अपने पास रास्ते खुले होने चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। तो अच्छा, जब भी आपके प्रिपरेशन करते थे तो क्या कभी बीच में ऐसा नहीं आता था कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है और मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ या हायर एजुकेशन कर रहा हूँ और पापा पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो एक प्रिपरेशन करते समय दिमाग में आता है कि पापा की फाइनेंशियल कंडीशन दिमाग में चलती रहती है कि पता नहीं पापा मेरे कैसे मैनेज करते हैं, पापा मेरे साइकिल से जाते हैं या मेरे पापा कभी ऑटो से जाते हैं, तो फिर वो मम्मी से कहते हैं कि देख 400 रुपये बचा, इसी में 15 दिन चलाने हैं। और ये सब सिचुएशन जब आंखों के सामने से गुजरती थी तो क्या पढ़ने में ये सब होता था या दिमाग में आता था कि मन नहीं लग रहा है, अब जॉब ही करते हैं, प्रिपरेशन करने का सर क्या फायदा? बिल्कुल, ये सब फेज लाइफ में आता है। मेरे पापा एक्चुअली प्राइवेट जॉब करते हैं और सैलरी इतनी नहीं होती है, तो चलिए मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर चलाती है और मैंने होम ट्यूशंस दिए हैं और घर पे भी ट्यूशंस दिए हैं, ताकि टाइम भी बचा रहे और मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूं। और अगर आप बच्चों को ट्यूशंस भी देते हैं तो आप पढ़ाई के टच में रहते हैं, आपके कंसेप्ट डायरेक्टली क्लियर होते रहते हैं। दैट हेल्प मी अलॉट। अच्छा, तो अभी आपने फाइनली एग्जाम एसएससी सीजीएल 2022 क्लियर किया। यस सर। तो उसके बारे में बताएं कि आपको कौन सी पोस्ट मिली, आपके कितने मार्क्स आए, आपने कैसे एग्जाम क्लियर सर किया? मेरे रॉ मार्क्स 3rd मार्च शिफ्ट में 275 थे और कंप्यूटर में मेरा स्कोर था 25 एंड नॉर्मलाइज मार्क्स आई थिंक मेरे शिफ्ट में इंक्रीज हुए हैं और मुझे पोस्ट मिली है PA अच्छा, पीएससी की आपको पोस्ट मिली हाँ है। जी। तो फाइनली आप अब सेलेक्टेड है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि अब कोई ये कहने वाला नहीं है कि क्या करोगे जिंदगी में? यस सर बिल्कुल। एक टाइम ऐसा आता है जब आप एग्जाम्स लगातार दे रहे होते हैं, तो एग्जाम सेंटर दूर दूर होते हैं। हाँ। तो उसके लिए कहाँ जाके रहना पड़ता है, रिलेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं। वहाँ जाओ तो एक टाइम पे तो वो लोग ये बोलने लगते हैं कि अब कौन सा एग्जाम है तुम्हारा, अब कौन सा एग्जाम देने आ गए हो तुम, क्या तुमसे कोई एग्जाम ही देते रहोगे या कहीं तुम्हारी जॉब भी लगेगी? उल्टी किताबें पढ़ रहे हो जिंदगी में। बिल्कुल सर, ये वाला फेज जरूर आता है सबकी लाइफ में, मतलब मेरी अच्छा, में तो होता आया। है ना शादी वगैरह में, जब जब आप कहीं जाइए तो कोई रिश्तेदार, एक दो रिश्तेदार ऐसे होंगे जो पूछेंगे, अच्छा आपका लड़का है? हाँ अंकल नमस्ते नमस्ते। अच्छा अवस्थी जी, आपका ये लड़का है, क्या करता है? बोले तैयारी कर रहा है। अच्छा बेटा, गति का दूसरा नियम बताओ क्या होगा? तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे लोगों की मौत हो गई, सारे लोगों को जुकाम हो गया, सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई, इस आदमी को कोई कुछ, क्योंकि वो तभी पूछेंगे जब पापा बगल में होंगे। और पापा के क्रोध को कैटलिस्ट करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए ऐसे लोगों की बड़ी भूमिका होती है कि वो शादी में मिलेंगे जरूर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बिटिया तैयारी करे, अच्छा बिटिया कैसे चल रही तैयारी, अच्छा तो इस देश की करेंसी क्या होगी। तो ऐसा भी फेज होता है ना कि जहां पे फैमिली के साथ कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे कि जिन्हें जवाब देना बड़ा जरूरी होता है। क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली मेरी पर्सनल फैमिली, जो हम क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हैं, हम 3 बच्चे और मम्मी पापा, तो उन्होंने कभी ये वाला प्रेशर नहीं बनाया कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। बिल्कुल। बाकी रिश्तेदारों ने कभी यकीन नहीं किया। उन्हें बस यही रहा कि ये कभी कुछ कर नहीं पाएगी। एंड रिश्तेदारों में ये वाली चीज़ रहती है सर, वो अपने बच्चों को आपसे ऊपर देखना चाहते हैं, तो वही बताते हैं कि मेरी लड़की तो वहाँ चली गई, हाँ। वो तो इतने लाख का पैकेज है, आपकी लड़की क्या कर रही है, बस। क्या आप तक तैयारी कर रही है? और आगे भी करती रहेगी, यही कि हो तैयारी जाएगा, हो करते जाएगा। रहोगे। तो अच्छा, उसमें भी एक होता है ना कि मतलब मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, कहते हैं कि हो जाएंगे पैसे 4 तो बन जाएंगे रिश्तेदार। लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग की क्या कहेंगे 4 लोग, और अंत में 4 लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और ये 4 लोग कभी भी जिंदगी में क्या कहते हैं, तो ये कभी भी आपको इस बात पे असर नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे, बस आपको अपने टारगेट पे फोकस रखना है। सर लोगों का असर आपके दिमाग पे होता है। जब लोग बोलते हैं 4 लोग, तो आपको लगता है कि शायद मैं ही गलत रास्ते पे हूँ, शायद ये 4 लोग सही हो। बिल्कुल। लेकिन उस फेज में आपको अपने अंदर से स्ट्रेंथ ढूंढनी होती है। वही फेज होता है जब आपको लगता है कि आप टूट रहे हैं, बट एट दैट टाइम यू हैव टू गैदर योरसेल्फ एंड मूव ऑन। बिल्कुल। तो चलिए, फिर सीरियस तो बातें बहुत हो गई, ये अच्छा बताइए, मनोरंजन करने के लिए क्या करते थे? क्या लगता है, मतलब जैसे अब पढ़ने का मन नहीं है तो, या फिर कुछ ऐसा है कि सर मेरे को ये करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या करते थे आप? सर मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो फ्री टाइम में मैं या तो नॉवेल्स पढ़ती हूँ या मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखती हूँ।
अच्छा, नहीं सीरीज वाली तो बात मैं थोड़ा सा हजम कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे मुझे थोड़ा सा रेगुलर ऐसे पढ़ने में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जैसे मैं पढ़ता था कि रेगुलर को कहते हैं नॉवेल पढ़ना किसी की हॉबी। तो मैं ये सोचता हूँ बहुत से लोगों की होती है, ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में होता था कि नॉवेल पढ़ना हॉबी कैसे हो सकती है, लोग ट्रेवलिंग में नॉवेल कैसे पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अपना रिज्यूम बहुत अच्छा बनाने के लिए लोग ऐसा, कभी कभी कुछ लोग, जैसे आपकी तो हॉबी है, ये हमें भी पता है, और क्यों पता है अभी आपको भी पता चलेगा कि हमें क्यों पता है कि मैम की हॉबी है नॉवेल पढ़ना। तो मैम की जेन्युइन हॉबी है नॉवेल पढ़ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि किसी की ये हॉबी कैसे हो सकती है कि उसे नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मैं बहुत टुकड़ों में पढ़ता था, मुझे जो है कि मजे लेके पढ़ना, मुझे हमेशा ऐसी फैकल्टी जब हम लोग पढ़ते थे तो खोजते थे कि जो हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा कराए, कि लगे कि नहीं हाँ हमें ये चीजें अच्छी लगती है। तो फिर और लाइफ में कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस आए, तो मैं भी अब बच्चों को बता दूं कि मैम को मुझे कैसे पता है कि मैम को नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है। मैम खुद बताएंगी कि मैम का संबंध हमसे कैसे है और मैम कैसे मुझे जानते हैं, या मैम एसएससी अड्डा को कैसे जानते हैं। तो मैम के मुझे ही जानते हैं कि क्या कैसे जानते हैं आप एसएससी अड्डा को। सर मैं एसएससी डिपार्टमेंट के कंटेंट मैनेजमेंट में कंटेंट एग्जीक्यूटिव हूँ, और जो लोग मॉक्स बनाते हैं, मॉक टेस्ट बनाते हैं, मैं उसमें जॉब करती हूँ, और जो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं ऐप पर वो मैं बनाती हूँ। अब ये बात आप समझ गए होंगे कि मैडम को मैं कैसे जानता हूं। देखो मैम, जो आप लोग ऐप पे जो आप डेली क्विज देते हैं, ये जो आप टेस्ट देते हैं, जो हमारा कंटेंट आप देखते हैं, वो मैम के थ्रू आता है, मैम के अंडर गाइडेंस चीजें चलती हैं। और आप समझो कि अगर इन्होंने इतने एग्जाम इसके पहले भी अभी मैम से जानेंगे, उनका यूपीएसआई भी निकल चुका था, फाइनल मेरिट में किसी कारणवश वो बाहर हुए थे। तो कई तरीके से जो भी आपके पास कंटेंट पहुंचता है वो इतना रिलेवेंट होता है, क्योंकि ये मैम जो है ये हमारे यहाँ कंटेंट डिपार्टमेंट में है, और काफी अच्छे तरीके से इनका जो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं ये जिस हिसाब से, तो वो काफी अच्छे तरीके से चलता है। तो अभी तक मैम जैसे आपने कंटेंट जो बनाया, वो आप कैसे इजी, मॉडरेट, हाई लेवल कैसे आप मैनेज करते हो? तो सर पढ़ने में भी आप ऐसे करते हो कि इजी है, ये मॉडरेट है, ये हाई लेवल है, तो बिल्कुल कंटेंट कैसे मेंटेन करते हो बिल्कुल आप? बिल्कुल सर। सर मॉक्स के लेवल होते हैं, जैसे कि इजी, हार्ड और मीडियम। सर जैसे कि अगर हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है, तो उसके सर हम मॉक में जब सॉल्यूशन देते हैं तो अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि ये एक सिंपल सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग मेथड है, एंड नीचे लेके अल्टरनेट सॉल्यूशन, उसमें हम शॉर्टकट मेथड देते हैं। बिकॉज सर एसएससी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम सेविंग। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका एग्जाम ही अधूरा रह जाएगा, तो उसमें आपको शॉर्टकट मेथड ज़रूरी होते हैं। तो हम मॉक्स में सॉल्यूशन में भी प्रोवाइड करते हैं कि ये आपका अल्टरनेट मेथड है, और हम सब प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख के, लेटेस्ट ईयर ट्रेंड देख के, कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, वो सब क्वेश्चन का वीडियोस देखते हैं, बच्चों को एनालाइज करते हैं जो एग्जाम दे के आए होते हैं। हम खुद भी एग्जाम दे के आते हैं, हमें पता होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, तो वही क्वेश्चन हम टेस्ट में डालते हैं। ऐसे नहीं है कि जो 8 साल पहले क्वेश्चन आया वो हमने डाल दिया, वैसा अपडेट कर दिया, नहीं सर, लेटेस्ट ट्रेंड में चलते हैं एंड सब एक्टिव तो रहते बच्चों को इसी तरीके से लेटेस्ट वैसे पढ़ना भी चाहिए कि जो Yes, sir, चल yes, रहा है sir, उस बिल्कुल। हिसाब से आपको पढ़ना भी चाहिए। तो अच्छा, ये जिस हिसाब से जब आपने ये सारी प्रिपरेशन शुरू की या कुछ की, तो ऐसा कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे होता है ना कि हमारा लड़का 8-8 घंटे पढ़ता है, हमारा लड़का दिन भर तैयारी करता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पता नहीं उसकी कुंडली में ही नौकरी नहीं है, लग रहा है सरकारी नौकरी। वो हमारा लड़का दिन रात तैयारी करता है। उस दिन एक बाबा को हम कुंडली दिखाए तो वो कह रहे थे कि वो लड़के के कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, और हमारा लड़का 8-8 घंटे पढ़ता है। क्या उनके पढ़ने में कोई कमी है या उनके कुंडली में दोष है, या ऐसा क्या लगता है आप लोग ऐसा स्टूडेंट, हम लोग टीचर लगता है कि यार कितना आसान है, कर तो लोगे, क्योंकि हम दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है आसान है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि वो मम्मी हमारी कुंडली दिखा के गई थी तो हम बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो ये आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या सोच के तैयारी करनी चाहिए? ये सब भी दिमाग में लाना चाहिए? नहीं सर, ये सब तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि हमारी कुंडली में है कि नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब मेहनत से मिलता है। मेहनत प्लस किस्मत भी एक फैक्टर होता है, लेकिन अगर आप मेहनत को इतना बढ़ा दें तो किस्मत का रोल बहुत कम हो जाता है। सर 2 चीज़ें होती हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो भी नहीं मिलेगी। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेके चलेंगे, और ये कॉम्बिनेशन सर आपको अगर खुद से आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको किसी ना किसी गाइडेंस लेनी पड़ती है। और गाइडेंस में सर मैंने एसएससी अड्डा 247 का चैनल है, वो मैंने सब्सक्राइब करके रखा था, और जो ऐप पर भी फ्री कोर्स होते हैं और मॉक्स होते हैं वो सब भी मैंने अप्लाई किए हैं। एंड सर जो टीचर्स होते हैं ना सर एसएससी अड्डा 247 में, जैसे कि अगर आप कहीं पर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं, या आपको पता नहीं लग रहा कि ये टॉपिक मैं जल्दी कवर कैसे करूँ,
क्योंकि अगर आप बुक में जाएंगे तो आपको बुक में मिल जाएंगे 300-400 क्वेश्चन एक टॉपिक के। उतना लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको जो मेन टॉपिक्स है और उसमें जो एसएससी पूछ रही है उसके आप हर टॉपिक के 4-5 क्वेश्चंस लगा लो, और जो आपके टीचर्स आपको होमवर्क में दे रहे हैं आप वो कर लो, उतना इनफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उतना ही अगर आप पढ़ लें तो हमें खुद में लगता है कि हमारा सिलेबस बहुत कम है और हमने खुद उसे बना रखा है कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, आप ये देखते हैं कि आपका क्या पैरामीटर है। आप सीजीएल दे रहे हैं तो सीजीएल का कंटेंट देखें, सीएचएसएल दे रहे हैं तो सीएचएसएल का कंटेंट देखें, और एमटीएस जीडी दे रहे हैं तो आप उस लेवल का कंटेंट देखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो अब ये जो आप सफ़र यहाँ पे देख रहे हैं, आप अभी मेरे साथ जानवी मैम है यहाँ पे, इन्होंने अपने लाइफ का ये सारी चीज़ें बताई। तो आपने ये देखा कि मैडम की लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम से नहीं बीती, लेकिन हर चीज़ से आप पॉजिटिविटी हासिल कर सकते हैं और आप अपनी जर्नी को बेहद और बेहतरीन तरीके से ले जा सकते हैं। क्योंकि वो बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही थी कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, और रहता है दस्तरखान यहाँ, मेहमान बदलते रहते हैं। कि फिर से एसएससी सीजन आएगा, आप नहीं तो कोई और सही। भाई रेस्टोरेंट तो हमेशा है ना, एक ना Yes, सही sir, तो कोई yes, दूसरा सही। तो इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, रहता है सीजल यही, और मेहमान बदलते रहते हैं। तो फाइनली फिर आप एक बार जरूर बच्चों को बताएं कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका इस बार सीजीएल है, और आगे भी जो लोग प्रिपरेशन करेंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपकी लाइफ में ये वाला फेज़ आए और आपको लगे कि हाँ अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, वही मोमेंट होता है कि आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उसी मोमेंट पे आपको खुद को संभालना होता है। अपने जिसको भी आप मानते हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपका भगवान है, आपके टीचर हैं, गुरु हैं, आप जिस किसी को भी मानते हो, उनका अपने मन में नाम लो। जिसके लिए आपको करना है, आपके माँ बाप हैं, वो आपको सफल होते देखना चाहते हैं। उस मोमेंट पे आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है, खुद को टूटने नहीं देना, एंड आपको आगे आगे पढ़ता रहना है। बस पढ़ते रहो और श्योर आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, जैसे कि मुझे भी मिली है, औरों को भी मिली है, और आपको भी मिलेगी। बिल्कुल। और उन रिश्तेदारों को जिनके यहाँ सेंटर जब जाता है और उन रिश्तेदारों के घर हमें जाना पड़ता है, तो उन रिश्तेदारों को भी ये बताना है कि अब हम आए हैं एग्जाम देने, तो अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम टूटेंगे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो जाती है, हम हारते नहीं है, हम हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हमेशा हर पल को एंजॉय करें, क्योंकि कल क्या होना है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो कुछ नाम करके जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जानवी शर्मा, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ही अब खुशनुमा बना दिया है, अपने पापा की तकलीफों को कम कर दिया है, अपने परिवार को उस जगह पे ले जाकर अब खड़ा कर दिया है कि अब इनके पापा को कोई टेंशन नहीं होगी और कहेंगे कि बिटिया हो तो ऐसी हो, भले 10 साल बाद हो। क्योंकि हमेशा जब बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं ना, तो बाप का सीना फिर छप्पन होता है कि नहीं, हाँ मेरे बच्चे जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। और हर बच्चे की जिंदगी में यही एक सपना होता है कि मेरे घर का गृह प्रवेश मेरे पापा करें, मेरे घर की एक ईंट पापा के पैसे की ना हो, लेकिन जिस समय पापा मेरे घर का रिबन काटे उस दिन दुनिया कहे कि औलाद हो तो ऐसी हो, भले 10 साल बाद पैदा हो। तो दोस्तों हमेशा अपने माँ बाप को गौरवान्वित करिए, अपने रिश्तेदारों को कहिए कि हो जाएंगे मेरे पास पैसे 4 तो बन जाएंगे रिश्तेदार। आप दुनिया के चक्कर में मत रहिए कि लोग क्या सोचते हैं। ये हमारे साथ जानवी शर्मा थी, जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि सर अगर चाहत है तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अतुल अवस्थी अड्डा 24/7 के साथ हमेशा आपके साथ इसी तरीके से नए कैंडिडेट्स के साथ आता रहूंगा, आपको प्रोत्साहित करता रहूंगा। लेकिन जिंदगी में आपको भी प्रण लेना है कि आपको जिंदगी में कुछ बेहतर, शानदार, लाजवाब करने के लिए आप पैदा हुए हैं और आपको ये करना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, और हमेशा जुड़े रहे एसएससी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और अड्डा हमेशा आपके साथ है।